हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार आपको भारतीय संविधान से संबंधित लगातार क्लासेस देखने को मिल रही हैं, जो हमारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं। इससे पहले हम जो है भारत के संविधान निर्माताओं से संबंधित और इसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित हमारी ये क्लासेस लगातार हो चुके हैं, जिस पर हमने क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यू को भी यहाँ पर फोकस किया है लगातार। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और इन क्लासेस को भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, जैसे हमने राष्ट्रपति के सारे कार्यकाल और किस तरीके से पद और किस तरीके से उनको नियुक्ति मिलती है, ये सारी चीज़ों हमने चर्चा की थी, किस तरीके से निर्वाचन होता है। तो आज की क्लास हमारे प्रधानमंत्री से रिलेट रहेगी दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर हम चर्चा करते हैं। तो संविधान में जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अनुच्छेद 75 है दोस्तों, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें समझनी है। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, क्योंकि सरकार की जो संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, किसको? लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। परंतु लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति के पास एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर अगर संसदीय व्यवस्था के अनुसार चयन हो जाए तब तो बढ़िया है, और अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में अगर बहुमत नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में किसी की योग्यता और उसके हिसाब से देखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने वैयक्तिक विवेक के आधार पर की जा सकती है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया जाता है कि जिस गठबंधन या जिस दल का नेता, मतलब सबसे बड़ा दल जो होगा, उसके नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। तो क्या करना होता है फिर? सदन में विश्वास मत हासिल करने का मौका दिया जाता है, और 1 माह के अंदर जो है जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है उसे विश्वास मत जो है प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। तो फाइनली अगर प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब राष्ट्रपति को पूरी तरीके से स्वतंत्रता भी नहीं है कि जिसको मन करे उसको प्रधानमंत्री बना दो। पहले संसद के बहुमत दल के नेता को चुना जाएगा। अगर बहुमत दल नहीं मिलता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल होगा, कोई भी दल हो या गठबंधन हो, उस बड़े दल के या बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और लेकिन उसके बाद क्या है कि जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा वो 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल उनको करना होगा। तो ये बिल्कुल 3 पॉइंट दोस्तों इसके अंतर्गत निकल के सामने आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शपथ की। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से
से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री ने जब पद ग्रहण करना है, तो उसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण करने से पहले क्या किया जाएगा, शपथ दिलाई जाएगी। किसकी, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शपथ जो है ग्रहण कार्यक्रम भी रहेगा। अब बात करते हैं पदावधि की। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो जब तक जो है राष्ट्रपति का प्रसाद यानी कि उनकी इच्छा बनी रहती है, तब तक जो है वो अपने पद पर प्रधानमंत्री बने रहते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा सकता है, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल रहेगा, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। तो मेन यही है, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, और लोकसभा में अगर जब तक बहुमत चला रहेगा, तब तक वो पद पे जो है प्रधानमंत्री बना रहेगा। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, और त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। तो अगर जो प्रधानमंत्री है, अगर वो अपने विश्वास मत को खो देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसे जो है अपना त्यागपत्र देना होगा। और त्यागपत्र नहीं देने पर, अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। एक तो मंत्रिपरिषद के संबंध में, अब मंत्रिपरिषद के संबंध में जो शक्तियाँ प्राप्त हैं प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या हैं। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो दोस्तों अपने जो मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है, उसके लिए जो है वो क्या कर देता है, राष्ट्रपति से जो है इस पर सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। उसके अलावा राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही जो है राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर देते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है तो दोस्तों जिसमें सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, अब वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। ठीक है, मंत्रियों को उनके मंत्रालय आवंटित कर दिए जाते हैं और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। ये शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री को दी रहती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों कि वह किसी मंत्री को त्याग देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ठीक है, अगर किसी कोई मंत्री को त्यागपत्र देने की बात कह सकते हैं, या राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि उसको बर्खास्त करने की भी सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये किसके द्वारा, प्रधानमंत्री। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री और क्या कर सकता है, सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। ठीक है, उनके बैलेंसिंग कंडीशन बनाए रखता है, जिससे जो है देश के अंतर्गत पूरी सिस्टम सही से चलता रहे। तो क्या करता था, गाइडेंस करने का काम भी है, निर्देश मतलब डायरेक्टेड करने का काम भी है उनको। ठीक है, सही जगह डायरेक्शन देने का काम भी है, निर्णय लेने का काम भी है, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों से कार्य लेने का काम भी है। तो ये सारी शक्तियाँ जो है किसको, प्रधानमंत्री को दी हुई हैं। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, ये भी किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री की इतनी सारी शक्तियाँ इनको मिली हुई हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात है चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अब देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, मंत्रिपरिषद भी आएगा दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अथवा जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। ठीक है नहीं, तो ये मंत्रिपरिषद उससे जैसे प्रधानमंत्री या तो त्यागपत्र देगा, तो उसके पूरे मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है पूरी भंग हो जाएगी। ठीक है, स्वतः विघटित मानी जाएगी। ठीक है, और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। तो अगर प्रधानमंत्री को किसी कारणवश प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, या
क्या हो जाता है दोस्तों कि वो जो है अगर त्यागपत्र देते हैं तो इट मीन्स फिर मंत्रिपरिषद जो है पूरी भंग हो जाती है, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर कोई मंत्रिपरिषद में से कोई सदस्य अगर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पद केवल रिक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि सभी पूरे मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता, तो वो पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति से संबंध। अब राष्ट्रपति के संबंध में क्या है? राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति के लिए क्या प्रधानमंत्री की ओर से क्या शक्तियां हैं, ये है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। तो दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है यानी कि मंत्रिपरिषद होता है और जो राष्ट्रपति होता है, उन दोनों के बीच को जो ज्वाइनिंग फैक्टर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। अब उनका दायित्व क्या है? ठीक है, अब क्या दायित्व है उनका? संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विषयक जो प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करने का काम होता है। तो जो मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको राष्ट्रपति तक साझा करने का काम है, और जो प्रशासन संबंधी जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्यकलाप चल रहे हैं संघ के, उनको सारा का सारा राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ये होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है कि संघ के कार्यकलाप के जो प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री से विनिश्चय कर मंत्री ने अगर विनिश्चय कर दिया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों काम इनके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। एक शक्ति के तौर पर उनके पास ये अधिकार रखे गए हैं। ठीक है, किसको? प्रधानमंत्री को। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, ठीक है, विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों और अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को सजेस्ट किया जाता है कि किसे महान्यायवादी नियुक्ति किया जाए, कौन भारत का महानियंत्रक हो, कौन महालेखा परीक्षक हो, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। ठीक है, और उसके सदस्य कौन रखे जाएं, चुनाव आयुक्त क्या हों, वित्त आयोग का अध्यक्ष क्या हों, कौन हो। ठीक है, उसके सदस्य, इनकी नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों? एक नेता होते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री क्या है? एक नेता है। और राष्ट्रपति क्या है? एक संवैधानिक संस्था समझिए। ठीक है, राष्ट्रपति एक जैसे होता क्या है दोस्तों कि एक समाज सेवक होता है और एक एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति होता है। उन दोनों में अंतर होता है ना, उन दोनों की क्रियाकलाप उनके करने। ऐसे ही दोस्तों एक देश का नेता और जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और एक राज्यपाल जो होते हैं दोस्तों, एक जो है प्रशिक्षित और पूरे तरीके से शिक्षित होते हैं दोस्तों, कंप्लीटली समझ गए। तो बहुत बड़ा पद होता है, तो उसमें जो है दोनों में डिफरेंस है। तो राष्ट्रपति जो है पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं। ठीक है, और वो जो है देश के सर्वोच्च नागरिक भी हैं। प्रधानमंत्री जो है जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति है। ठीक है, तो इन चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी ओर से सजेस्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति को जो है वो नहीं कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी काम के लिए। राष्ट्रपति का खुद का डिसीजन भी वैल्यू करेंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो देश के लिए वैसे दोनों बराबरी का महत्व रखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं उनमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं संसद के संबंध में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर संसद के संबंध में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री निचले पद का नेता होता है। ठीक है, संसद में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निचले सदन के नेता होते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब निचले सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, और वो क्या करते हैं, क्या क्या शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हैं? वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंध परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? संसद का सत्र आहूत करने के लिए जो है परामर्श दिया जा सकता है, और सत्रावसान करने के लिए भी परामर्श दिया जा सकता है।
तो एक काम तो ये हो सकता है कि जो संसद का जो सत्र है उसको प्रारंभ करने और उसको समाप्त करने के लिए जो है राष्ट्रपति को सजेस्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो वहाँ पर परामर्श दिया जा सकता है। इसके अलावा वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। तो लोकसभा की जो बैठक चलती है उसको विघटित करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति से किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये भी प्रधानमंत्री को अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। इसके अलावा वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ठीक है। जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको जो है सभा पटल पर रखने की जो है शक्ति भी जो है प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी शक्तियाँ और कार्य हैं। शक्तियों के साथ साथ कार्य भी हैं प्रधानमंत्री के, उन पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाएं क्या-क्या हैं? वह योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग नाम दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इतने परिषदों का अध्यक्ष भी जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, ठीक है। और वह राज्य की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राज्य के जो राष्ट्र की जो विदेश नीतियाँ होती हैं वो किस प्रकार से चलेंगी, इनको जो है इनको इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं तो वो ज़्यादातर विदेश नीतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो विदेश नीतियों में प्रधानमंत्री का ही मेन रोल है। राष्ट्रपति से केवल परमिशन ली जाती है, बाकी कार्य सारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होते हैं, ठीक है। जो केंद्र सरकार है उसका मुख्य प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री ही होता है, जो जिसकी बातों को जो है पूरे केंद्र यानी कि पूरे देश को मानना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे दोस्तों कि मैक्सिमम 99% जगहों पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ही देश को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रपति कब कर रहे हैं? जब कोई संवैधानिक कार्य हो रहा है, ठीक है ना, तभी जाके कोई ऐसा विशेष हो रहा है देश के अंतर्गत, तभी राष्ट्रपति कहीं पर संबोधित करते हुए वगैरह दिखते हैं। अदरवाइज प्रधानमंत्री ही मुख्य हैं। तो केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रमुख भी होते हैं। अभी जब कभी कोई आपातकाल आ जाता है देश के अंतर्गत तो उसमें आपदा प्रबंधन का प्रमुख भी कौन है? वही जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की केवल अनुमति लेनी होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने देखा राज्य में मुख्यमंत्री मेन है, लेकिन उनसे ऊपर कौन है? राज्यपाल भी हैं, बट राज्यपाल कहीं आपको शो नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ऐसे देश के अंदर के राष्ट्रपति मुख्य तो हैं, बड़े हैं, लेकिन मुख्यतः कौन दिखेंगे? मुख्यतः दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री ही आपको मंच पे दिखेंगे, ठीक है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। तो समाज के अंतर्गत देश के एक नेता के तौर पे मैं पहले बता दिया है कि नेता के रूप में होते हैं प्रधानमंत्री, और वो नेता के रूप में है तो नेता के रूप में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भी जाना है, ठीक है। एक तरीके से जैसे पहले से राजा हुआ करते थे, ठीक है, तो प्रजा और राजा की बात थी, ऐसी जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और वो प्रजा के बीच में जाएंगे, समस्याओं को सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर कोई ठोस कदम अगर लेना है तो उससे पहले राष्ट्रपति से सलाह लेनी पड़ेगी या राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सब कुछ जो है ये समझ लीजिए कि 99% चीज़ें प्रधानमंत्री के हाथ में। एक चीज़ ऐसी भी है, एक अधिकार क्षेत्र ऐसा भी है कि राष्ट्रपति के बिना परमिशन प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति सर्वोपरि बने ही हैं, ठीक है दोस्तों। वह सत्ता दल का नेता होता है, ठीक है। जिस सत्ता दल में वह हैं उसके नेता भी होते हैं वो, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि जो हमारे तीनों प्रकार की जो सेनाएँ हैं उनके प्रमुख भी कौन होते हैं दोस्तों? राजनीतिक प्रमुख वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास भी भरे पड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन के बिना ये सब अधूरे हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है। तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसे हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। कि शक्तियां तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसा।
तो संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में जो उपबंध है वो फिक्स हैं दोस्तों। अनुच्छेद 74, ठीक है, आपको ये तो क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति सर्वोपरि या प्रधानमंत्री सर्वोपरि। देखा जाए तो दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल ही है, बट फिर भी सर्वोपरि कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। और समाज के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री का रोल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या कहा गया है दोस्तों? दोनों के बीच संबंधों के लिए इसको हम बात करेंगे, क्योंकि संविधान के अंदर जो मेन चीज़ लिखी है वो मुख्य है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये तो मंत्रिपरिषद बनेगी। मंत्रिपरिषद पूरी चर्चा परिचर्चा के बाद डिसीजन लेगी, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री के द्वारा फिर वो बात कहाँ जाएगी? राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन मिलने पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी सभी के लिए, ठीक। राष्ट्रपति अपनी सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति जो है इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। किसके सलाह के अनुसार? प्रधानमंत्री के। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उनकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, ठीक है। उसकी सलाह पर जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, जो प्रधानमंत्री ने सलाह दी हो, तो उस सलाह को जो है राष्ट्रपति परिषद में रखकर और मंत्रिमंडल के अंतर्गत रखकर और उसको जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो पुनर्विचार के बाद जो सलाह मिलेगी उस पर जो है राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो बात कही गई है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री को सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 75 में कहा गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद पर बने रहते हैं सारे मंत्री, ठीक है। और जो है मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसी पर राष्ट्रपति अमल करते हुए मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद जो 78 है, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 78 के अंदर किसकी बात कही गई है? इसके अंतर्गत कहा गया है दोस्तों प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं ये समझने। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो प्रस्तावनाओं संबंधी परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करने का कार्य है। इसके अलावा संघ के कार्यकलाप में प्रशासन संबंधी और विधान परिषद संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे देना है, और किसी विषय को जिस पर मंत्री के विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार को रखा जा सकता है। तो ये तीनों जो है कर्तव्य हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि अभी तक भारत के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक क्या रहा है, इस पर भी हम इस क्लास के अंतर्गत चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कब बने? 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक, 47 से लेके 64 तक दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, ठीक है। तो काफ़ी लंबी समयावधि इनकी रही थी, और ये जो है सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, और कार्यकाल में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री यही थे, ठीक है। जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा। आप देख लीजिए 47 से लेके 64 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री बने, और ये 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964, तो इनके कार्यकाल जो है बहुत छोटा रहा था दोस्तों। 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे ये। क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर ये नियुक्त हो गए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर के बने थे लाल बहादुर शास्त्री।
तो आपने देखा होगा जब भी आपने कहीं नॉर्मली छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर पहले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है, फिर सीधे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आ जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि गुलजारी लाल नंदा जी का भी नाम है, इसलिए है क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। मतलब प्रधानमंत्री उन्होंने भी कुछ समय के लिए समय प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तो इट मीन्स उनका नाम भी इसमें कनेक्ट जरूर रहेगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1965 से लेके 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों। ठीक है, 65 और 66। ठीक है, तो एक ही साथ विदेश ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये विदेश यात्रा पर गए थे और ताशकंद में इनके साथ जो है समझौते के अंतर्गत इनको जो है इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा देशभक्ति गाना है, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। ठीक है, तो हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर ही ये जो है वो बना था देशभक्ति गीत। और उनके जो है लाल बहादुर शास्त्री जो देश के लिए एक बहुत बड़े ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जिन्होंने काफ़ी गरीबी की लाइफ देख रखी है। ठीक है, तो इनका जो दिवस मनाया जाता है उस दिन इनकी पूरी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, ताशकंद समझौते के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उसके अलावा फिर से गुलजारी लाल नंदा दोस्तों यहाँ पर फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जब यात्रा विदेश में ताशकंद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी के का निधन हो गया था, तो फिर उसके बाद जो है इनको 11 जनवरी 1966 से 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री फिर से रहे। ठीक है, तो 2 बार गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, बिल्कुल आप इनको नोटिस कीजिएगा और बिल्कुल इनको सुनिएगा। ठीक है, अगला है फिर उसके बाद 5वें नंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखो क्या हुआ कि 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977 तक, ठीक है, 1966 से लेकर 1977 तक जो है इन श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों देश की प्रधानमंत्री बनी, और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद दोस्तों श्री मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने थे 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1989 तक। ठीक है, 79 तक, तो 79 तक। ठीक, तो ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखो इनके पास आपके पेपर में आ सकता है कि भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया हो, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया हो, तो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। मेन पॉइंट ये है कि कांग्रेसी नहीं थे ये, तो ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वप्रथम जो काबिज हुए थे वो थे मोरारजी देसाई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर जो बने थे वो बने थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों 28 जुलाई 1979 से लेके और जो है 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है, तो ये जो है चौधरी चरण सिंह बने थे कभी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ नोट की गई है बुक्स में, यही है। तो आप इसको जो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चौधरी चरण सिंह जी के बाद जो है दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनी, और ये कब बनी? 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक है, 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री बनी, और प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी, तो इनकी भी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक बने थे। ठीक है, और ये सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ये फैक्ट्स हैं, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, या आप कहीं ना कहीं इनको बार बार सुन के
आपके माइंड में जगह बन जाएगी, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे राजीव गांधी। और कब से कब तक? 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक ये जो है प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे 10वें नंबर पे। तो इनका जो है प्रधानमंत्री के पद पर 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक, ठीक है, 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990, ठीक है, तो लगभग लगभग 1 साल तक इनका भी कार्यकाल रहा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। लो जी, ये आ गया अविश्वास प्रस्ताव वाला मैटर, ठीक है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है पद, क्योंकि उनको विश्वास मत नहीं मिल पाया, और इस कारण से जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण इनको प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये 10वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे। अब बात करते हैं दोस्तों 11वें नंबर पे बने चंद्रशेखर सिंह, ठीक है, 11वें नंबर पे चंद्रशेखर सिंह बने। ये 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक बने। अब इनके बारे में ज़्यादा ब्यौरा नहीं जुटा पाए हैं, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर सिंह हैं, और इनका जो है 10 नवंबर से 1990 से 21 जून 1991 के बीच बने। मेन है पीवी नरसिंहा राव दोस्तों, ठीक है। पीवी नरसिंहा राव दोस्तों पूरे 5 वर्ष के लिए बने थे। 21 जून 1991 को ये इन्होंने पदभार संभाला था, और 16 मई 1996 को दोस्तों ये अपने पद से जो है इन्होंने रिटायर लिया था। इनकी जो है इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। अब ये कौन थे दक्षिण भारत में प्रथम प्रधानमंत्री? ठीक है, पहले तो ये बात है दक्षिण भारत से, ये भारत के दक्षिणी भाग से जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और बाद में जो है नंदयाल लोकसभा सीट पर से जीते थे। उसके बाद इन्होंने एक लोकसभा सीट से विजय प्राप्त की, और उसके बाद ये अपने पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने पूरे 5 साल तक अपना कार्य किया। ठीक है, तो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के कोई सदस्य नहीं थे फिर भी प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। और बाद में इन्होंने विश्वास मत प्राप्त किया, पहले लोकसभा चुनाव जीते, और उसके नांदयाल से लोकसभा सीट जीते, और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद दोस्तों बात करें तो एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं, वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जिन्होंने 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक, ठीक है, न्यूनतम केवल 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे उस बार। अटल बिहारी वाजपेयी तो न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री हैं, 13 दिन की अवधि, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, तो ये पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। उसके बाद I. K. गुजराल, तो 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक ये रहे थे। ठीक है, बीच बीच में बदलते रहते दोस्तों। अब देखिए यहाँ से जो है फिर से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है। 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक, ये चुनाव जीतने के बाद ये बने थे। ठीक है, तो ये इनका फिर से कार्यकाल आया। फिर 2004 के बाद दोस्तों 22 मई 2004 के बाद मनमोहन सिंह बने थे, जो कांग्रेस से थे दोस्तों। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से थे, ठीक है, और मनमोहन सिंह कांग्रेस से थे। 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री बने, और 17 मई 2014 तक बने दोस्तों। ठीक है, तो 10 साल का बढ़िया इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। और उसके बाद ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, और प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि इनको इनकी विद्वता का पूरा लाभ नहीं ले पाए देश, ठीक है, क्योंकि इनको ऑपरेट करने वाले कोई और ही थे। बट फिर भी जो है इनकी विद्वता महान थी दोस्तों। ठीक है, इनकी महानता का परिचय आपने देखा होगा कि जो है अगर आप मनमोहन सिंह की स्टोरी पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है वह है, ठीक है, परिचय है इनका, बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा फिर बात करते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी दोस्तों 17 मई 2024 से अभी तक लगातार उन्हीं का चल रहा है ये।
ठीक है, तो ये जो है लास्ट प्रधानमंत्री है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो वर्तमान इनका कार्यकाल अभी भी चल ही रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रधानमंत्री से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री संविधान से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट है, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए, जैसे उत्तराखंड में अभी जो पटवारी वीडियो इनके जो वैकेंसीज निकली हैं आज की डेट में, वो सबके लिए ये मेन है, क्योंकि आप देखेंगे उसके सिलेबस के अंतर्गत उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक है, निर्वाचन आयोग, ये संबंधित सारा सिलेबस है दोस्तों। तो आज के सिलेबस में हमने प्रधानमंत्री का टॉपिक क्लियर किया। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो अभ्यर्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू इसी प्रकार के रखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी दोस्तों प्रधानमंत्री और उससे संबंधित जो है एमसीक्यू की रहेगी, तो उसे भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे राजनीति प्रवक्ता राजनीति की क्लास में जाके राजनीति से संबंधित किसी भी टॉपिक के, संविधान से संबंधित पूरे संपूर्ण टॉपिक आपको लगातार कराए जा रहे हैं, उनको देखते रहिए। और लगातार अगर आप क्लासेज देखोगे तो आपका बिल्कुल माइंड में पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल आपका फैक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा माइंड में। और जब फैक्ट किसी चीज़ के क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको एमसीक्यू बहुत आसान लगने लगते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप इसी प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।